नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवम यादव और हम अपनी इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग और उससे जुड़े पहलुओं के बारे में। जब हम बात रिपोर्टिंग की करते हैं तो उसमें तमाम तरह की रिपोर्टिंग शामिल होती है। हमने पिछली अपने एपिसोड में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बात की, रिपोर्टिंग की बात की, और आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे हेल्थ रिपोर्टिंग के बारे में। तो हेल्थ रिपोर्टिंग के पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ एक बार फिर दिनेश पाठक सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बहुत स्वागत शिवम, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सर, आज हम हेल्थ रिपोर्टिंग की बात करने जा रहे हैं। हेल्थ रिपोर्टिंग की जब बात आती है तो हेल्थ रिपोर्टिंग भी बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है सर। इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं जो किसी भी रिपोर्टर को अपने दिमाग में रखनी होती हैं। ऐसे में क्या कुछ वो चीज़ें हैं और एक रिपोर्टर इसमें क्या कुछ कवर कर सकता है? हेल्थ रिपोर्टिंग करने वाले किसी भी नौजवान से ये उम्मीद की जाती है कि वो पहले संजीदा हो। हालांकि रिपोर्टर को ऐसे भी संजीदा होना चाहिए जी। कोई भी पत्रकार, खासतौर से फील्ड में काम करने वाला पत्रकार, जब एक संवेदनशील इंसान होता है तो उसकी हेल्थ की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है जी। तो पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत ये है कि चूंकि हम हेल्थ की रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि साइंस हमें आती हो। किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा हुआ कोई भी युवक, कोई भी युवती जो जर्नलिज्म में है, जर्नलिज्म के बेसिक्स की नॉलेज उसके पास है, वो हेल्थ की रिपोर्टिंग कर सकता है। लेकिन वहाँ कुछ एडिशनल चीजें हमें नॉलेज हासिल करनी होती है जो जरूरी है। मसलन अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं एज जर्नलिस्ट और आपको हेल्थ की रिपोर्टिंग मिल गई है, तो अब आपको अपने जिले का ढांचा पता। मैं एक जिले को इकाई के रूप में देख रहा हूँ, समझना आसान होगा जी कि जिले में दो तरह की चीजें होती हैं। जिले में जो सबसे बड़ा अफसर होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो सीएमओ है। और किसी भी जिले में एक जिला अस्पताल होता है जहां का सबसे बड़ा अफसर होता है सीएमएस, चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। इसके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ये पूरे जिले के जितने भी सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, बाकी हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये सारा काम उनका है। और सीएमएस का काम है जिला अस्पताल हैंडल करना। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसे वो हैंडल करता है। उत्तर प्रदेश में अब ज्यादातर जिला अस्पतालों को, जो बड़े पुराने जिला अस्पताल थे, उनको मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिल गया है, तो वहाँ प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हो गई है। और वो उस तरह से जिला अस्पताल का जो ढांचा था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में दो विंग होती हैं, एक एजुकेशन की विंग और एक इलाज की विंग, जो इलाज करती है। तो अब जिला अस्पतालों में जहां मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, वो अब चिकित्सा शिक्षा के अधीन आ गए हैं। मतलब उनका बेसिक काम हो गया है कि वो एजुकेशन देंगे मेडिकल स्टूडेंट्स को जी। तो हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर को ये पता होना चाहिए कि उसके जिले में कितनी सीएचसी है, कितनी पीएचसी है, कितने डॉक्टर हैं, कितना नर्सिंग स्टाफ है, कितनी उसके पास उसका दवाओं का बजट है, उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितनी बेड हैं, उसके यहाँ महिला हॉस्पिटल जो जिले में है उसमें कितने बेड हैं, अगर कोई और हॉस्पिटल बड़ा है गवर्नमेंट का तो उसकी क्या स्थिति है, कितने हैं। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल जो मेडिसिन इंजेक्शन की जो सुविधाएं हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एम्बुलेंस और पैरेलल सीएमओ ऑफिस चूंकि प्रशासनिक काम करता है, तो उस ऑफिस का जो ढांचा है वो भी हमें पता होना चाहिए। खबरें प्रायः वहीं से निकलती हैं, लेकिन हेल्थ बीट कवर करने वाले किसी भी रिपोर्टर से ये उम्मीद की जाती है कि वो पब्लिक को सावधान करता रहे समय समय पर, क्योंकि भारत विकासशील देश है। भारत में अनेक रोग आते हैं और चले जाते हैं। कई बार कोरोना जैसा रोग 2 साल से हमें घेर के बैठा हुआ है। ऐसे में मेडिकल रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी रक्षा भी करनी है और लोगों को जागरूक भी करना है, सावधान भी करना है। ठीक सर, जैसे कोरोना के पहली जो लहर आई उसमें ये देखने को मिला कि तमाम तरह की अफवाहें भी देखने को मिली। ऐसे में रिपोर्टर का दायित्व तो और बढ़ जाता है। कौन कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा एक ज़हन में रखनी चाहिए? हमें लगता है कि किसी भी रिपोर्टर को, मतलब मेडिकल की ही नहीं, किसी भी रिपोर्टर को अफवाह फैलाने वाली जैसी चीजें, जहां भी अफवाह और फैक्ट में क्या फर्क है। अफवाह वो है जब हम कहीं सुनी बातों को हम शेयर कर देते हैं। फैक्ट वो है जिसे हमने क्रॉस चेक कर लिया हो। पीछे की सीरीज में मैंने बात की थी आपसे कि रिपोर्टर का स्पॉट पे जाना बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं से खबर मिलती है कि भाई अमुक जिला अस्पताल में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां
अगर हमारे पास दो ही तरीके हैं उसे क्रॉस चेक करने के लिए, एक तरीका ये है कि हमने किसी ने हमको बताया और हमने उसको फ्लैश कर दिया खबर को। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास सूचना आई और हमने अपने नेटवर्क से क्रॉस चेक कर लिया या हम खुद चले गए। तो रिपोर्टिंग का पहला सिद्धांत है रिपोर्टर स्पॉट पे जाना शुरू करे, सीखे, अगर उसे बेहतरीन रिपोर्टिंग करनी है। हेल्थ के संदर्भ में ये बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी एक सतही सूचना, एक अफवाह जैसी सूचना पब्लिक को, आम जन को परेशान करती है और रिपोर्टर की पहली जिम्मेदारी आम जन के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं। जन पक्षधर पत्रकारिता जिसको हम पब्लिक ओरिएंटेड जर्नलिज्म की बात करते हैं, वहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जर्नलिस्ट यही है कि हम पब्लिक के लिए काम करें, आम लोगों के लिए काम करें। और आम लोगों को गुमराह करती हुई कोई सूचना अगर हमारी कलम से, हमारे कैमरे से जाती है तो हम उतने ही अपराध के दोषी हैं जितने बाकी अपराध होते हैं। ठीक है सर, आपने एक लंबा अरसा पत्रकारिता में बिताया है। ऐसे में हमने जब पिछले अपने एपिसोड में बात किया तो आपने बताया कि हर बीट पर आपने काम किया है। अगर हेल्थ बीट की जब बात कर रहे हैं या मेडिकल रिपोर्टिंग की जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में कोई ऐसा वाकया जिसमें जो आपको अभी याद आ रहा हो या कोई आपके जहन में हो जिससे हम दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझा सकें कि एक अफवाह कितना बड़ा रूप धारण कर सकती है, क्या कुछ ऐसी कोई याद है आपके जहन में? एग्जैक्टली कोई ऐसा वाकया अफवाह वाला तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं चूंकि एस्टेब्लिश होम का रिपोर्टर रहा, पुलिस का रिपोर्टर रहा, हेल्थ मैंने बीट कवर करी है और जब भी हेल्थ बीट कवर करने का मौका मिला हमने शिद्दत से कवर किया। और मेरा अपना एक सिद्धांत होता था कि मैं डॉक्टर के पास बाद में जाता था। वार्ड में, हर अस्पताल में जनरल वार्ड होता है, अगर किसी अस्पताल की नब्ज को समझना है तो हमें जनरल वार्ड में विजिट करना चाहिए। वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी सर्विसेज क्या है, कितनी पुअर है, कितनी अच्छी है। अगर जनरल वार्ड में मरीज को समय से दवाई मिल रही है, समय से डॉक्टर विजिट कर रहा है, समय से नर्सिंग स्टाफ अटेंड कर रहा है, इसका मतलब कि मामला ठीक है वहां। और अगर वहां नहीं ठीक है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनको बताएंगे, लेकिन हम जज नहीं बनेंगे। हम केवल सवाल पूछेंगे और जो वो जवाब देंगे उसको करेंगे। हम कोशिश करते रहे हैं कि लाइव रिपोर्टिंग करें। अगर किसी वार्ड में मेरी अपनी एंट्री हुई और हमने, एक घटना मुझे याद आती है लखनऊ की कि केजीएमयू में गया था और केजीएमयू में आर्थो वार्ड में मेरा घुसना हुआ। हालांकि मुश्किल से घुस पाया था क्योंकि आर्थो वार्ड में काफी शिकायतें थी और उसमें जब घुसा तो आर्थो वार्ड में पैर पे पट्टी बंधी है, हाथ पे पट्टी बंधी है और वो लोग, छत टपक रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, कुछ मरीज जमीन पर भी थे। और वो वाकया जब सामने आया मैं अंदर तक हिल गया था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी कोई राय नहीं रखी। जो मैंने देखा वैसा ही लिखने की कोशिश की। अगले दिन वो पूरा का पूरा वार्ड शिफ्ट किया गया, उस वार्ड की मरम्मत हुई, उसमें पानी रुकना बंद हुआ। तो ये मुझे लगा कि, और वो केवल जिस भी अखबार में मैं काम करता था उसी अखबार की रिपोर्ट थी। और क्योंकि मैं रेगुलर हेल्थ का रिपोर्टर नहीं था इसलिए बाकी अखबारों के रिपोर्टर हमें कॉपी नहीं कर पाए और हमारी शेयरिंग भी नहीं हुई। तो वो केवल और केवल हमारे अखबार में थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग चूंकि लखनऊ की बात थी तो लखनऊ में शासन सत्ता के लोग उस समय एक्टिव हो जाते थे अखबार में खबर छपने पर। हमारा इतना भरोसा था कि सिस्टम मान लेता था कि अगर अखबार में छपी है तो हमें इस पर एक्शन लेना है। और वो एक्शन हुआ। 45 से 50 आर्थो के मरीजों को राहत मिली, वो छत बन गई क्योंकि केजीएमयू के पास इंफ्रा की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने किया तो वो मन को सुकून दे गया, मुझे भी, हमारे एडिटर्स को भी सुकून दे गया, पूरी टीम को सुकून दे गया। और ये रिपोर्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल भी था कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है कि बिना किसी टिप्पणी के भी रिपोर्ट की जा सकती है विजुअल्स के साथ। तो ये मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें हमें करना चाहिए। जो बार बार मैं कहता हूँ रिपोर्टर को स्पॉट पे जाना चाहिए, चाहे वो नगर निगम कर रहा हो, चाहे वो हेल्थ कर रहा हो, चाहे पुलिस कर रहा हो, चाहे कोई भी बीट हो, उसे स्पॉट पे जाने की आदत डालनी चाहिए। ठीक बात है सर। सर अभी इस इंटरव्यू को करने से पहले मैं जब हेल्थ रिपोर्टिंग की बात कर रहा था, मैंने जब आपसे अपना ये विषय साझा किया तो मेरे जहन में आपकी दो, जो आपने मुझे कुछ इंसिडेंट बताए थे वो मुझे याद आ रहे हैं। एक आपका गोरखपुर वाला और एक आगरा वाला। मैं ये चाहूंगा कि आप वो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ भी जरूर साझा करें कि आखिर जन पक्षधर पत्रकारिता कैसे की जाती है, क्योंकि ये समझना, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आगरा का किस्सा ये 2008 का है। मैं हिंदुस्तान अखबार का एडिटर था आगरा में और मेरा छोटा बेटा था, वो बीमार था
एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर एनसी प्रजापति साहब। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और मेरा बेटा छोटा था तो मैं उनके पास लेके गया उसको दिखाने। जब मैं निकल रहा था तो प्रजापति सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया पीछे से, और वो हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा हाँ सर बताइए ना प्लीज। तो उन्होंने कहा 2 मिनट मेरा साथ आइए, मेरे पीछे पीछे आइए। तो वो लेके मुझे जो मैं अभी जिस वार्ड की बात कर रहा था, जनरल वार्ड की, तो मेडिकल कॉलेज में एक जनरल वार्ड था जहां 70 बेड लगते थे, और जब वो उस वार्ड में हमें लेके गए, जैसे केजीएमओ में वो जनरल वार्ड गांधी वार्ड कहा जाता है, बट यहाँ मुझे वार्ड का नाम नहीं याद था, लेकिन 70 बेड लगे थे। तो वहां मैं ये नहीं समझ पाया देखने के बाद प्रिंसिपल साहब के साथ कि इसमें मरीज कौन है और तीमारदार कौन है। सब एक एक बेड पर 5-5, 6-6 लोग चढ़े हुए थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। और डॉक्टर साहब वो मुझे दिखा के उनका देखा, मैंने कहा जी सर देख लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हमारी यही प्रॉब्लम है कि इसमें मरीज और तीमारदार को कई बार गलती हो सकती है कि हम किसी दूसरे को इंजेक्शन ठोक सकते हैं, क्योंकि सब एक बिस्तर पर लदे हुए हैं। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक अखबार का संपादक हूं, मेरे से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप सोचो। मैंने आपको सोचने के लिए दिखाया है। शिवम, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जब ऑफिस पहुंचा तब तक मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर हमने कुछ लोगों से बातचीत की भाई हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। उनको हर बेड के साथ एक बेंच चाहिए थी जिसपे तीमारदार बैठ सके। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुश हूं कि उस समय सिर्फ 3 दिन के एफर्ट में, वो कहानी चूंकि लंबी है, वो 3 दिन हमने मेहनत बहुत की थी, लेकिन 3 दिन के एफर्ट में 70 के अगेंस्ट हमने लगभग 157 या 167 बेंच मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया था, और पब्लिक की मदद से दे दिया था। पब्लिक ने एक एक बेंच दान दिया था अपने लोगों की याद में। हमने उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं की थी। उन लोगों का जिनकी याद में दिया गया था उनका उस पे नाम था, और वो बेंच लकड़ी की बेंच दी गई थी जो शीशम की लकड़ी थी। हमने, अगर मुझे सही याद आ रहा तो हमने जेल से बनवाया था, काफी सस्ता पड़ गया था जेल से बनवाने की वजह से। तो वो किसी भी अखबार के लिए, किसी भी रिपोर्टर के लिए, किसी भी संपादक के लिए वो एक माइलस्टोन साबित हुआ कि ऐसे भी सिस्टम की मदद की जा सकती है, ऐसे भी पब्लिक की मदद की जा सकती है, आम लोगों की मदद की जा सकती है। तो वो एक माइलस्टोन था। दूसरा जो किस्सा आपने बताया गोरखपुर का, वो फिर गोरखपुर में आप जब पैदा नहीं हुए होंगे तब से लेके, क्योंकि मेरा जब करियर शुरू हुआ तब गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का बहुत जोर था, बहुत तगड़ा जोर था। इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो गरीब बच्चों को ज्यादा पकड़ती थी और सीधे निचोड़ देती थी, जान चली जाती थी। आपको भरोसा करना होगा कि गोरखपुर जिले में लगभग 50,000, 60,000, 50,000, 60,000 मौतें मासूम बच्चों की रिपोर्ट होती हैं, रही हैं। जब 2015 में मैं वहां एडिटर था तो रिपोर्ट हुई है। अब उस 2014-15 के आसपास, मतलब ये पिछले 20 साल 22 साल से चलता आ रहा था, और हम कंफ्यूज थे। मैं जब गोरखपुर में पहुंचा तो उस समय 2014 जनवरी में मेरी एंट्री गोरखपुर में हुई, और हिंदुस्तान अखबार के एडिटर ग्रुप में हमने ज्वाइन किया वहां। तो 26 जुलाई को नई सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की नई सरकार बनी, और 26 जुलाई को एक बजट पेश हुआ। भारत सरकार ने बजट पेश किया, क्योंकि चुनाव लेट हुआ था, मई में सरकार बनी थी। तो पहला बजट नरेंद्र मोदी सरकार का आया उसमें 26 जुलाई को, जिसमें ये कहा गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक एम्स बनेगा। मेरे लिए ये मतलब मौका लपकने जैसी बात थी। मैंने अपनी टीम से बात की, और मैं बातचीत को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने टीम से बात करी और एक कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया। मेरे से पहले, मतलब अखबार से पहले, वहां धरना, प्रदर्शन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, खून से चिट्ठी लिखने का सिलसिला, इस तरह के अनेक एफर्ट, चौरी चौरा से लखनऊ तक लोग चल के पैदल आए कि वहां गोरखपुर में एक एम्स खुल जाए, और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि एम्स खुल जाएगा तो ये इंसेफ्लाइटिस नाम की जो बीमारी है उससे निजात मिलेगा। पर किस्मत खराब थी, नहीं हो पाया। जब वो आंदोलन हमने शुरू किया तो उत्तर प्रदेश के, हमने उस इलाके की जो 7-8 जिले हैं और बिहार के बॉर्डर तक से लोग गोरखपुर आते हैं इलाज कराने के लिए, उन लोगों ने, हमने एक संकल्प लिया कि आजादी की 67वीं वर्षगांठ थी उस साल, तो हमने कभी 67,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को हम भेजेंगे और ये पब्लिक लिखेगी।
मतलब जनता ही वहां तक पहुंचाएगी अपनी, जनता ही पहुंचाएगी, जनता लिखेगी, जनता हमें दे देगी, हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। और मुझे लगा कि यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जी। जब पोस्टकार्ड लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, हमने उसको अखबार को कैंपेन के रूप में, जितने आंदोलनकारी उस पूरे इलाके के थे हमने उनको भी इन्वॉल्व किया अपने उस आंदोलन से कि आप भी इससे जुड़िए, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपने पसीना बहाया, आपने धरना दिया, किसी ने प्रदर्शन किया, किसी ने कैंप लगाए, उन सबको जोड़ा। और देखते देखते हम आजादी की 67वीं वर्षगांठ पर 67,000 पोस्टकार्ड नहीं भेज पाए, क्योंकि पोस्टकार्ड इतना ज्यादा हो गया कि मेरे ऑफिस का एक पूरा कमरा भर गया। आपको ये किसी भी सुनने वालों को भी हंसी आ सकती है कि गोरखपुर के पूरे इलाके में, गोरखपुर और बस्ती जो कमिश्नरी है वहां पोस्टकार्ड कम पड़ गए थे, पोस्टकार्ड नहीं मिल रहे थे। मैं खुद लखनऊ जीपीओ से पोस्टकार्ड खरीद के ले जाके मैंने लोगों को दिया था, बांटा था। मेरे ऑफिस के सामने एक काउंटर लगा था, अगर किसी को कोई पोस्टकार्ड नहीं मिला तो हमारे ऑफिस के सामने बैठ के पोस्टकार्ड लिख सकता था। फाइनली हमने 1,39,139 पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजा। और फिर बाद में किसी और विजिट की वजह से उस समय के, आज के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो आए गोरखपुर। मैंने अब के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो नड्डा साहब से मुझे मिलना है और ये मामला है। मुख्यमंत्री जी ने, तब सांसद हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने मंदिर में ही इंतजाम किया और हम 40-50 डॉक्टरों की टीम के साथ नड्डा साहब से मिले। और नड्डा साहब ने मुझे 2 घंटे तक सुना और कुछ नहीं बोला, और वो बिना कुछ बोले चले गए वापस। फिर बाद में 2 दिन बाद मुझे पता चला कि एम्स गोरखपुर में बनेगा, तो दिल को बड़ी तसल्ली हुई। उसका कागज ही मेरे सामने था, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से 200 एकड़ जमीन अरेंज करने के लिए कहा था, और ये हमारे पास पुख्ता प्रमाण था इसका जी। तो और आज एम्स में मरीज देखे जा रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसका, उस समय उस अखबार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। सरकारों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, सारे एमपी जोड़े हमने, सारे एमएलए जोड़े हमने। तो मतलब मेरा कहना यह है कि अगर हम किसी बड़ी कैंपेन के साथ भी जनता को साथ लेके, जनप्रतिनिधियों को साथ लेके अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई बड़ी कैंपेन भी करते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता अभी भी कटघरे में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये माइलस्टोन टाइप के फैसले थे। बिल्कुल सर, हम लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हमारे पत्रकारिता और जनसंचार के जो विद्यार्थी हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये समझ रहे हैं कि आखिर जन पक्षधर पत्रकारिता की कैसे जाती है। सर, आपका समय बहुत कीमती है और हम आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने इंसेफ्लाइटिस की बात की, अब तो कोरोना भी बहुत ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके जब कोई भी मेडिकल रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करता है तो ऐसे में कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, क्योंकि कोरोना है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, इस तरह की तमाम बीमारियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल के रिपोर्टर आमतौर पर तो खैर सावधान होते हैं, अगर कोई बहुत उत्साही है तो वही सावधानी नहीं बरतता है। अदरवाइज जब वो हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो ये सामान्य परंपरा का हिस्सा है कि वो सावधान होके जाएं, ग्लव्स ले लें, अगर ऐसे इन्फेक्टेड मरीजों के पास जा रहे हैं तो वो मास्क लगा लें। मास्क तो कोरोना के शोर में मास्क आया है, हम लोगों ने तो मास्क उस जमाने में भी लगाया। हॉस्पिटल में विजिट करते समय हमें डॉक्टर्स रिक्वेस्ट कर लेते थे कि भाई मास्क लगा लो, जिससे आपको कोई रिस्क न हो, खास तौर से जब हमारे देश में संक्रामक रोगों का बड़ा जोर चलता है। लखनऊ में एक संक्रामक अस्पताल भी है और अनेक अस्पतालों में संक्रामक रोग भी भर्ती होते, तो उसमें जब होता था कि सांस से इन्फेक्शन हो सकता है, नाक से निकली हवा से भी इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह से निकली हवा से भी इन्फेक्शन हो, तो उस समय हमारी मास्क हमारी मदद करता था। तो रिपोर्टर उसमें सावधान रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी अगर आपको हेल्थ असाइन होती है बीट जी, तो आपको ग्लव्स के साथ, मास्क के साथ कोरोना हो या न हो, आपको रहना चाहिए। और खास तौर से जब संक्रामक रोगों को आप विजिट कर रहे हो, संक्रामक रोगियों के बीच में आपको जाना पड़ रहा हो, मरीजों के बीच में जाना पड़ रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रोग सांस से, नाक से, मुंह से ही आते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितने जीवाणु कीटाणु हैं वो इसी रास्ते प्रवेश करते हैं। तो अगर हमारे पास मास्क लगा हुआ है और हमने ग्लव्स पहना हुआ है तो हम तमाम खतरों से अपने आप बच जाते हैं। एक बात इसमें और रिपोर्टिंग के दौरान जोड़ना मुझे, मेरा धर्म है कि मैं उसको शेयर जरूर करूं। बिल्कुल कि किसी भी हेल्थ रिपोर्टर को पैनिक फैलाने वाली खबरें नहीं करनी है। उसे डॉक्टर से बात करके आम जन को एजुकेट करती हुई खबरें करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो सकता है और वो आम जन की मदद भी करता है, क्योंकि हमारे देश में राय बहादुरों की बहुत बड़ी संख्या है।
कोई भी आदमी 10-10 साल 12-12 साल मेडिकल कॉलेज में कलम घिसने के बाद, सीखने के बाद जो डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, दवाएं देते हैं, हमारे यहाँ कोई रिक्शे वाला साथी, कोई तांगे वाला साथी भी दवाई किसी को भी बता देता है जी। ऐसे में हमारी एज जर्नलिस्ट भूमिका बढ़ जाती है कि हम लोगों को आगाह करते रहें कि भाई ऐसा मत करिए। पब्लिक को सावधान करना, पब्लिक को आगाह करना, ये हमारी पहली और अंतिम जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी हर रिपोर्ट में आप सरकार की खूब टांग खींचिए, खूब करिए, जो मर्जी हो करिए, लेकिन मेडिकल रिपोर्टर हर हाल में पब्लिक के साथ खड़ा दिखना चाहिए, चाहे वो दवाओं के टर्म में हो, इंजेक्शन के टर्म में हो, सुविधाओं के टर्म में हो, हॉस्पिटल्स की जो जरूरी सूचनाएं हैं जो पब्लिक के लिए हैं उन संदर्भ में हो, टीके के संदर्भ में हो, वहां आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए, तो आप अच्छे रिपोर्टर की गिनती होगी और किसी कंट्रोवर्सी में आप नहीं पड़े। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। और जिस तरह से आज आपने जो बताया है कि आखिर जन पक्षधर पत्रकारिता कैसे की जाती है और उसके जो उदाहरण दिए वो वाकई में हमारी जो पत्रकारिता और जनसंचार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए। शुक्रिया शिवम, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड से मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नए रिपोर्टिंग पहलू के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।